गरीब बच्चा था। उसके माता पिता दोनों मजदूर थे और रोजाना की मजदूरी करके ही उनका घर चलता। बबलू जब अपने दोस्तों को बढ़िया बढ़िया खाते पीते और मजे करते देखता तो वो बहुत दुखी होता। ये देख बबलू, मेरे बापू मेरे लिए आइसक्रीम लाए हैं। मेरे चाचा ने शहर से हमारे लिए नया फ्रिज भेजा। इसमें हम ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी चीजें सबके मजे ले सकते हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक बार तुम्हारे फ्रिज को हाथ लगा सकता हूँ? नहीं नहीं बबलू, तेरे हाथ लगाने से हमारा फ्रिज खराब हो जाएगा, फिर माँ बापू मुझे डांटेंगे। नहीं, अब तू जा, कहीं ना पड़ेगी। बबलू उदास मन से घर आ जाता है। माँ बापू, मेरे सब दोस्तों के घर फ्रिज है, मुझे भी फ्रिज लेना है। बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो गुजारे लायक ही पैसे हो पाते हैं। बबलू बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ और मैं मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ पाते हैं। फ्रिज तो बहुत महंगा आता है, वो खरीद कर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कहते कहते बबलू के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बापू, आप रो मत, मुझे फ्रिज नहीं चाहिए। बबलू ने अपने माता पिता को कह तो दिया, पर उसका ध्यान अभी भी फ्रिज की तरफ ही था। अगले दिन बबलू घर से दूर एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहा था। तभी गेंद दूर बबलू के हाथ से दूर चली जाती है। अरे यार, गेंद तो उधर पुराने खंडहर में चली गई। बबलू, तूने ही गेंद फेंकी है, अब तू ही लेकर आएगा। खंडहर में तो जाना मना है, मेरी माँ कहती है वहाँ भूत और चुड़ैल रहते हैं। कुछ भी हो, गेंद तो बबलू को हिलानी पड़ेगी। ठीक है, मैं अंदर जाकर ले आऊंगा, तुम बाहर तो खड़े हो जाओगे ना? हाँ हाँ चल, हम बाहर खड़े हैं, तू अंदर जाकर गेंद ले आ। बबलू घबराते हुए खंडहर के अंदर जाता है, पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो रही गेंद, जल्दी से उठा लाता हूँ। मुझे बचा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो कोई पुराना फ्रिज दिखाई पड़ता है, पर इसमें से किसी की आवाज आ रही है। कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। बबलू जल्दी बाहर आ, नहीं तो हम चले जाएंगे। आ रहा हूँ, रुको। ये लोग चले जाएंगे। बबलू अपने दोस्तों के साथ घर वापस तो आ जाता है, पर उसका ध्यान अभी भी खंडहर में रखे फ्रिज की तरफ जा रहा था, जिसमें से आवाज आ रही। अगली सुबह वो अपने माँ बापू से बोला, माँ बापू, कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बबलू खंडहर वाली बात अपने माँ बापू को बताता है। सुनो जी, अगर बबलू की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें खंडहर में जाकर देखना चाहिए, क्या पता किसी की जान खतरे में हो। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो हम बबलू के साथ चलते हैं। चल बबलू बेटा। बबलू के माता पिता उसके साथ खंडहर में पहुंचते हैं। खंडहर में पहुंचकर वो देखते हैं वहां कोने में एक पुराना फ्रिज रखा है जो कि बाहर से बंद है। अचानक उन्हें भी वही आवाज फ्रिज में से सुनाई देने लगती है। कोई है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। अरे आवाज तो सचमुच इस फ्रिज के अंदर से ही आ रही है, पर ये फ्रिज तो बाहर से बंद है, अब इसे खोले कैसे? चाबी ढूंढते हैं। बापू, क्या पता इस फ्रिज में कोई चाबी लगी हुई हो तो यहाँ गिर गई हो। हाँ, हो सकता है, चलो ढूंढते हैं। बबलू और उसके माता पिता चाबी को ढूंढते हैं। अचानक बबलू की नजर कूड़े के ढेर में पड़ी एक जंग लगी चाबी पर जाती है। बापू देखो, एक चाबी यहाँ गिरी हुई है, लगता है ये इस फ्रिज की ही चाबी है। हाँ, लग तो यही रही है। रुको, तुम पीछे हो जाओ, मैं फ्रिज को खोलता हूँ। कोई बचाओ मुझे, जल्दी बाहर निकालो। रुको भाई रुको, खोल रहा हूँ। बबलू के पिता ने जैसे ही फ्रिज को खोला, उसमें से धुआं बाहर आने लगा और धुएं में से एक विशाल चिन्ह प्रकट हुआ। शुक्रिया मुझे बाहर निकालने के लिए, आज मैं आजाद हूँ। कितने समय बाद आज मैं इस फ्रिज से बाहर निकला हूँ। आप कौन है अंकल? मेरा नाम मस्त कलंदर है, मैं एक जिन हूँ बेटे। पर आप इस फ्रिज में कैसे कैद हुए? ये खंडहर पहले एक घर था, पर यहाँ के लोग इसे बेचकर चले गए और ये पुराना फ्रिज यही छोड़ गए। तब से इस जगह का नया मालिक यहाँ आया नहीं और हम जिन एकांत में सोना पसंद करते हैं। मैं आराम से इस फ्रिज में सोता रहा ताकि कोई परेशान न करे, पर किसी ने इस फ्रिज को बाहर से बंद कर दिया और उसके बाद कोई यहाँ नहीं आया।
कब से मैं यहाँ बंद था। मैं आवाज लगाता था पर लोगों को लगता था कि यहाँ कोई भूत प्रेत है, पर आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे आजाद किया है। मांगो, बदले में क्या मांगते हो? मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बेटा, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो, तुमने मेरी मदद की है। बोलो, तुम्हारा किस चीज का मन है? वो चीज मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। जिन अंकल, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये फ्रिज नया हो जाए और मैं इसमें ठंडा ठंडा पानी पी लूं और आइसक्रीम भी खाऊं? बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इस फ्रिज को जादुई फ्रिज बना दूंगा। आज के बाद ये फ्रिज कभी खाली नहीं होगा। ये जादुई फ्रिज खाने पीने की चीजों से हमेशा भरा रहेगा। जिन हवा में अपना हाथ घुमाता है और पुराना फ्रिज एक बहुत ही चमकदार सुंदर जादुई फ्रिज में बदल जाता है। ये देखकर बबलू और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो जिन्न वहां से गायब हो जाता है। बबलू अपने माता पिता के साथ उस जादुई फ्रिज को लेकर घर आ जाता है। जादुई फ्रिज तरह तरह की खाने पीने की चीजों से भर जाता है। फल, सब्जी, मिठाइयाँ, पीने के लिए ठंडा पानी, जूस, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजें जो आज तक बबलू ने कभी नहीं देखी थी। बबलू ठंडा ठंडा पानी पीता है। बापू, ये तो बहुत सारा सामान है और पानी भी देखो कितना ठंडा है। बापू, क्यों ना हम एक दुकान खोल लें जहाँ पर आप इस फ्रिज में रखा सामान बेचकर अपनी कमाई भी कर। हमारा बबलू कितना समझदार हो गया है। ये तो तूने बहुत समझदारी की बात कही बेटा। हम कल ही एक दुकान किराए पर ले लेते हैं और फिर इस सामान को बेचकर जो भी कमाई होगी हम उससे किराया भी दे पाएंगे। और साथ ही साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी है बबलू बेटा, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। माँ, तुम चिंता मत करो। अब मैं अपने जादुई फ्रिज में रखे फल, हरी सब्जियाँ खाकर और ठंडा दूध पीकर देखना कितने अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। बबलू की इस बात से उसके माता पिता दोनों मुस्कुरा देते हैं। अब तो बबलू के माता पिता ने अपनी एक दुकान खोली और मजदूरी का काम छोड़ दिया। वो दोनों मिलकर मेहनत करके दुकान चलाने लगे। साथ साथ उन्होंने और भी सामान खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। उनका जादुई फ्रिज कभी भी खाली नहीं होता था। धीरे धीरे बबलू और उसके माता पिता के जीवन में जादुई फ्रिज के आने से ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। चंदनपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। राधा की भाभी कमला स्वभाव की बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। वो चाहती थी कि राधा की शादी किसी भी ऐरे गहरे से हो जाए, तो शादी का खर्चा करने से वो और राधा का भाई दोनों बच जाएंगे। इसलिए वो राधा के लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन कमला बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही मजबूर और गरीब भिखारी लड़का अपनी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। वो कमला के पास आता है और उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा पर कोई भी मुझे काम नहीं देता। मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का मेरे बहुत काम का है। अगर मैं इस भिखारी से राधा की शादी कर दूं, तो हम इस आफत से छुटकारा पालेंगे और हमें 1 रुपया भी राधा की शादी में लगाना नहीं पड़ेगा। बला टल जाएगी, फिर हम पति पत्नी आराम से रह सकेंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। आप जो कहोगे मैं करूँगा, पर इस वक्त मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। कमला उस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन राधा का भाई योगेश काम पर जा रहा था। तभी वो योगेश से बोली, योगेश, मैंने अपनी राधा के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ। पर कमला, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है? हमें ये सब भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं? बस आ गई ना वही बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो सोचते हो कि मैं कमला की भाभी हूँ। माँ होती तो वो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाती। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। भला मैं अपनी राधा के लिए कोई गलत रिश्ता ढूंढ कर थोड़ी ना लाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। है? कमला जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। उस लड़के का नाम सोहन था। ये सारी युक्ति कमला की ही थी। उसने सोहन को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिए, अच्छे खानदान का लगे। सोहन तैयार होकर घर आ जाता है। सोहन की मजबूरी ये थी कि वो एक गरीब भिखारी था और कमला ने उसकी माँ के इलाज के बदले में जो शर्त रखी थी
वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। सोहन की दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है। सोहन, पगार कितनी दे रहे हैं? जी वो 50। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम्हारी माताजी से मेरी बात हुई थी। 50,000 रुपए, बहुत बढ़िया। तो कब जाना है तुम्हें? अगले हफ्ते निकलना होगा, और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए माँ को भी साथ ही ले जाऊंगा और अब से वहीं रहेंगे। मैं चाहता था कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे उच्च विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ सोहन बेटा, पर इतनी जल्दी हम कुछ तो तैयारी करना ही चाहेंगे। राधा मेरी इकलौती बहन है। अरे, आप भी कैसी बातें करते हो? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिन बाद ही होगी। कमला ने सोहन को सब कुछ समझा बुझा दिया था। बेचारा सोहन, उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। योगेश भी उनकी बातों में आ गया और राधा की शादी सोहन के साथ हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर राधा अपने मायके से विदा हो जाती है। पर शादी के बाद सोहन राधा से कुछ भी नहीं छुपाता। वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी सच्चाई बता देता है। और यह है सारी सच्चाई राधा। तुम अगर वापस अपने भैया के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कमला भाभी ने मेरी शादी भले आपके साथ किसी भी तरह की हो, पर आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी माँ है। आप दोनों जहाँ रहेंगी मैं वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया को और कष्ट नहीं देना चाहती। सोहन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव के लिए चल पड़ती है। राधा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए। सोहन और राधा मिलकर गांव के पास ही एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं और राधा अपनी सास और सोहन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। सोहन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो राधा के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी को बेचकर वे गुजारा करते थे। एक दिन सोहन और राधा जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे। अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं गहरे गड्ढे में एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है। राधा और सोहन किसी तरह से उस बूढ़े व्यक्ति को गड्ढे में से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते घर जा रहा था। गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ही वो गड्ढा खोदा था। पता नहीं, शायद बारिश में नजर नहीं आया और मैं उस गड्ढे में गिर गया। तुम दोनों वहाँ नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाता। बाबा, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो? सोहन उस बूढ़े जादूगर को अपनी सारी बात बताता है। अब तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी एक जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा जादूगर वहाँ से चला गया और उनकी वो झोपड़ी आलीशान बन गई। अब राधा, सोहन और उसकी माँ आराम से उस आलीशान झोपड़ी में रहने लगे। उनके पास किसी भी चीज की राधा, सचमुच तुम हमारे लिए लक्ष्मी रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए भैया भाभी से मिलाऊं। हाँ, सोहन तुम्हें तुम्हारे मायके जरूर ले जाएगा। राधा बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया भाभी से मिलने जाती है। योगेश अपनी बहन राधा को देखकर बहुत खुश था, पर कमला की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। शायद उसने जो गलतियां की थी उनकी वो सजा भुगत रही थी। राधा, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। पता नहीं कैसी बीमारी लगी है कि ठीक होने में ही नहीं आ रही। मुझे माफ कर दो राधा। भाभी, ऐसा न कहो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राधा वापस अपने घर जाती है। मेरी भाभी की बीमारी दूर हो जाए ऐसी दवा मुझे मिल जाए। राधा वो दवाई अपनी भाभी को पिलाती है और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और राधा को गले लगा लेती है। उस दिन से राधा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।